वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले जानकारी है प्रारंभ 2 बैच के बारे में। इसकी फर्स्ट बैच लॉन्च हो चुकी है। जिन लोगों ने खुद को उसमें एनरोल नहीं किया था वो इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये बैच लगभग आ चुकी है। इसमें 1200 से अधिक घंटों के लेक्चर्स होंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, CSAT की क्लासेस अवेलेबल होंगी, NCERT की वीडियोस और टेस्ट सीरीज होंगी। तो 12 तारीख से ये बैच लॉन्च हो रही है। 12, 13 और 14 को ये बैचेस फ्रीली अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं कि क्लासेस कैसी हो रही हैं। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा पहला आर्टिकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अप्रूव किए हैं ताकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज किया जा सके। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस फंड के बारे में बेसिक जानकारी समझिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्टैब्लिश किया गया है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे। नाम से स्पष्ट है, एग्रीकल्चर में जो इंफ्रा है वो काफी वीक है। किसी भी फसल के हो जाने के बाद, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम लंबे समय तक सिक्योर नहीं रख पाते, वो पेरिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फर्दर हमारे पास मशीनरी की भी कमी है, तो हमें कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना था ताकि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में इंफ्रा है वो बेहतर हो जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये इनिशिएटिव लिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म की डेट फाइनेंसिंग करनी है। जो भी वायबल प्रोजेक्ट्स हैं हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फसलों के हो जाने के बाद, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट इंफ्रा है हम उसे डेवलप करेंगे। फर्दर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को भी खरीदा जा सकेगा इस फाइनेंशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करके। अभी जो चेंजेस किए गए हैं उसमें स्टेट एजेंसीज या जो स्टेट की APMCs हैं, नेशनल स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPOs, और फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि SHGs, इन्हें भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के तहत ले लिया गया है। मतलब ये एंटिटीज भी अब फंड गैदर करके जो इंफ्रा है उसे डेवलप कर सकते हैं। वर्तमान की व्यवस्था ये थी कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन था, जैसे कि सरकार ब्याज में छूट देती है। छूट क्या देती है? बैंक को जो ब्याज लेना है वो तो वो लेगा, आपके ब्याज का एक हिस्सा सरकार अपनी ओर से दे देती है। तो 2 करोड़ तक का जो लोन है इस स्कीम के तहत, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक सिंगल लोकेशन पे है तो उसमें सरकार इंटरेस्ट में सबवेंशन दे रही थी, छूट दे रही थी। लेकिन अभी इस प्रावधान में थोड़ा सा अंतर किया गया है। यह भी कहा गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो 2 करोड़ की कॉस्ट के भीतर ही है लेकिन एक से अधिक लोकेशंस पे है, तब भी आप एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से पैसे निकाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज में यह लिमिट 25 प्रोजेक्ट्स तक की है। हालांकि जो स्टेट एजेंसीज हैं, नेशनल स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, FPOs हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है वो कितने भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। एक लोकेशन का मतलब क्या होगा? लाइक मान लीजिए कि आपके पास 50-50 या 20-20 मीटर की दूरी पर 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या उन्हें 3-4 प्रोजेक्ट माना जाएगा या एक प्रोजेक्ट माना जाएगा? देखिए, लोकेशन का मतलब फिजिकल बाउंड्री होगी विलेज या टाउन की, जिसके लिए गवर्नमेंट की ओर से LDC यानी कि लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड जनरेट किया गया हो। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे अच्छी तरीके से आइडेंटिटी देने के लिए सरकार ने LDC कोड्स तैयार किए हैं। तो एक LGD कोड में जो एंटिटी है उसे एक लोकेशन माना जाएगा। दूसरी लोकेशन तब कंसीडर की जाएगी जब वो दूसरे LGD कोड में आता हो, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की गई हैं कि वो जब चाहे इसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। पहले जो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी थी वो 4 साल के लिए थी, अभी उसे बढ़ा के 6 साल के लिए कर दिया गया है। मतलब जो फाइनेंस है वो 2025-2026 तक लिया जा सकेगा। पहले जो पूरे प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन था वो 10 साल का था, अभी उसे बढ़ाकर 13 साल कर दिया गया है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो 2032-33 तक चलता रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनसेलेडस के बारे में है। अभी हाल ही में एक पेपर को पब्लिश किया गया है जिसमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश की गई। एनसेलेडस, वहां से जो मीथेन निकल रहा है उसका प्रोसेस क्या हो सकता है, इस बारे में इस पेपर में बातचीत की गई है। अब ये एनसेलेडस है क्या भला? एनसेलेडस देखिए, सैटर्न का एक मून है, उसका एक सैटेलाइट है। ये छठा सबसे बड़ा मून है सैटर्न का। चलिए आपके लिए एक सवाल छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन सा है। लाइक ये छठा सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है?
तो ये तो क्लियर हो गया कि एनसेलेडस जो है ये छठा सबसे बड़ा मून है। अब देखिए हुआ ये कि यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा तो हमारी हमेशा से ही रही है। इसी उद्देश्य से इनिशियली जो हमारा आउटर सोलर सिस्टम है उसे एक्सप्लोर करने के लिए वॉयेजर 1 और 2 मिशन भेजे गए थे। तो वो सैटर्न के नजदीक से होकर गुजरे। तो जब वो सैटर्न के नजदीक से होकर गुजरे तो उन्होंने हमें सैटर्न के कई सारे सैटेलाइट्स की इमेज भेजी। तो हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि हम सैटर्न के बारे में और अच्छी जानकारी इकट्ठा करें। सैटर्न के बारे में और अच्छी जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से हमने 1997 में एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैसिनी मिशन। जो कैसिनी मिशन था वो नासा का अकेले का इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि इसमें 3 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व थी। एक तो नासा, दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और तीसरा इटालियन स्पेस एजेंसी। ध्यान दीजिएगा कि ये पहली लैंडिंग थी आउटर सोलर सिस्टम में। जो गैसियस जाइंट्स हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, ये सब, उसके बाद के जो भी ग्रह हैं, उनमें ये पहली लैंडिंग थी। जो कैसिनी था वो चौथा ऐसा स्पेस प्रोब था जो सैटर्न को विजिट करता है और पहला ऐसा था जो उसके ऑर्बिट में एंटर करता है और उसके बारे में हमें जानकारी देता है। सैटर्न का जो ऑर्बिटर था, जो ये हमने ये भेजा था कैसिनी मिशन, उसमें एक तो ऑर्बिटर था जो सैटर्न के चारों ओर चक्कर लगाता, एक लैंडर था जो उसके मून टाइटन पे उतरना था। और जो लैंडर था उसका नाम ह्यूजेंस था। उसने 7 सालों तक यात्रा करने के बाद 2005 में टाइटन पे लैंड किया। मतलब 97 से 2005 यू कैन कैलकुलेट, 8 साल आ जाएगा। तो उसके बाद उसने टाइटन पर लैंड किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो कैसिनी मिशन भेजा उसके जरिए हमें काफी कुछ जानकारी मिली। किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक ऑर्बिटर भी था। तो जो ऑर्बिटर था वो लगातार चक्कर लगा रहा था सैटर्न के चारों ओर। तो उसकी निगाह पड़ी एन्सेलेडस के ऊपर। एन्सेलेडस एक बहुत ही चमकीला मून है सैटर्न का, चूंकि इसके ऊपर बर्फ की एक पूरी लेयर है, सफेद बर्फ, तो बहुत चमकता है ये। कैसिनी ने एक इमेज भेजी। वो जो इमेज थी वो कुछ ऐसी थी जैसा कि आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं। वो एन्सेलेडस की पिक्चर क्लिक करता है तो नीचे कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है। तो शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि शायद पिक्चर अच्छी नहीं आई है, इसलिए ऐसी इमेज हमें मिली है। लेकिन उत्सुकतावश हमने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैसिनी को नजदीक भेजा, जो ऑर्बिटर था। नजदीक जाके पता चला कि ये कोई डिफॉर्मिटी नहीं है इमेज में, रैदर यहां पर पानी के फव्वारे निकल रहे हैं। देन वी गॉट टू नो कि अच्छा यहां पर लिक्विड वाटर है जो कि बर्फ के नीचे लेयर्स में है और वो गीजर्स के फॉर्म में बाहर आता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको कई सारे नेचुरल गीजर्स मिलते हैं ना, जमीन में से पानी के फव्वारे निकलते हैं, तो उनकी ऊंचाई कम होती है। यहां पर जो फव्वारे निकल रहे हैं वो सेवरल किलोमीटर्स ऊंचे जाते हैं और इतने ऊंचे कि आप सैटेलाइट से देख पा रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। और ये केवल उसका जो पोलर रीजन है वहीं पर निकल रहे हैं। तो वहां पर और अच्छे से स्टडी किया गया। देन वी गॉट टू नो कि यहां पर जो ये फव्वारे निकल रहे हैं उसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाई हाइड्रोजन है और कई सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये जो प्लूम्स निकल रहे हैं उनमें हमें मिला। तो हमारे मन में ये उत्सुकता हुई कि ये जो हाइड्रोजन और मीथेन, बेसिकली मीथेन जो निकल रहा है, इसका सोर्स क्या है, मेथनोजेनेसिस क्या है, मीथेन प्रोडक्शन करने वाले जो माइक्रोब्स हैं क्या वो वहां पे अवेलेबल हैं जो ये मीथेन निकाल रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहा है। इन सभी चीजों की उत्सुकतावश लगातार स्टडी की जाने लगी। जो मॉडल्स थे उसमें जियोकेमिस्ट्री और माइक्रोबियल इकोलॉजी दोनों का इस्तेमाल किया गया। देखिए कुछ मेथनोजेंस होते हैं, ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं और मीथेन निकालते हैं। तो क्या ऐसे माइक्रोब्स वहां पर हैं? वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जैसे कि मार्स का टेम्परेचर भी वो बेयर कर सकते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड में, अर्थ पर ये ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करते हैं। तो अभी वहां पर मीथेन प्रोड्यूसिंग प्रोसेस क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिक मैटर हो जो एन्सेलेडस के कोर में हो और वो वहां पर ब्रेक डाउन होके केमिकल्स निकाल रहा हो। तो क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या हम इतना घुस के इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। देखिए 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने स्पेस क्राफ्ट थे और आपसे उनका पर्पस पूछा गया था, जैसे कि कैसिनी ह्यूजेंस। अब यहां पर आपसे ऑप्शन में ये था कि ये वीनस के चारों ओर ऑर्बिट करेगा और डेटा अर्थ को ट्रांसमिट करेगा। मैसेंजर ये इन्वेस्टिगेट करेगा और मैप करेगा मरकरी को। वॉयेजर 1 और 2 ये एक्सप्लोर करेगा आउटर सोलर सिस्टम को। तो देखिए वॉयेजर की चर्चा हमने की थी, कैसिनी ह्यूजेंस भी हमारे सामने आ गया। हमें ये पता है ये सैटर्न के लिए था, तो ये तो गलत हो गया ना। और एक को जैसे ही आप काटेंगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। यहां पर इसे मत काटिए, इसे काटिए। 2 और 3 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये दोनों सही है, पहला वाला गलत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एम्बोलियो के बारे में है। डीबीटी बिराक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो बिराक है, उन्होंने एक स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं जिसका नाम ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज है। उन्होंने अभी एम्बोलियो बनाया है।
एम्बोलियो क्या है? एक्चुअली में छोटा सा फ्रीजर है, पोर्टेबल फ्रीजर है। ऐसा फ्रीजर है जिसमें आप वैक्सीन वगैरह रख के कैरी कर सकते हो, काफी लंबे समय तक उसमें ठंडा रहेगा, खराब नहीं होगा। ऐसे फ्रीजर्स की हमें आवश्यकता होती है ताकि हम लंबे समय तक वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकें, बढ़िया से काम कर सकें, या कोई मेडिसिन है जो ठंडे में रखना होता है तो उसे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो एम्बोलियो एक पोर्टेबल बैटरी पावर्ड मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेटर डिवाइस है। 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और उसमें 30 से 50 सीसियां रख सकते हैं। फीचर ये है कि आप इसके टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कितना चार्ज है वो आपको पता चल जाएगा, कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी इसका सेंटर है, प्लस लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सा ये एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक इनफ नंबर में जो भी वैक्सीन की शीशियां हैं उन्हें ले सकता है। तो अगर पूरे दिन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। 12 घंटों तक ये टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है, तो आसानी होगी, पूरे दिन तक आप सिक्योर रख सकते हो वैक्सीन वगैरह। सेफ और इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें एक बढ़िया सा लॉक लगा है, आप शीशियां रख के लॉक कर दीजिए, वो गिरेगा विरेगा नहीं, ठीक है। बिराक की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिराक। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। फंक्शन ये है, ये इंप्रूव और इंकरेज करते हैं जो भी बायोटेक इंडस्ट्री में एंटिटीज इवॉल्व हो रही हैं, ताकि वो स्ट्रेटेजिक रिसर्च करें, ऐसी रिसर्च जो देश के काम आए, देश के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीका वायरस डिसीज के बारे में है। हाल ही में केरला के थिरुवनंतपुरम में जीका वायरस का एक केस रिपोर्ट किया गया। चिंता की बात है। सैंपल को भेज दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के पास। जीका वायरस मॉस्किटो से फैलने वाला एक फ्लैवी वायरस है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था 1947 में। युगांडा में जीका फॉरेस्ट है, वहां पर इसे सबसे पहले बंदरों में आइडेंटिफाई किया गया था। 5 साल बाद 1952 में युगांडा में ही ये इंसानों में फैल गया और बाद में ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी गया। देखिए ये है युगांडा की लोकेशन जहां से स्प्रेड हुआ, और यहाँ पर युगांडा की लोकेशन आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ के एक फॉरेस्ट से निकला, तो फॉरेस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो जीका वायरस डिसीज है ये एडीज मॉस्किटोज से फैलता है, जिनमें मेनली एडीज एजिप्टी आती है। तो एडीज एजिप्टी ये बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग मॉस्किटो होते हैं, ओवर टाइम करते हैं ये लोग, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये सब भी फैला लेते हैं, प्लस जीका वायरस भी फैला देते हैं। देखिए जीका वायरस जो है, अगर किसी माँ को जीका वायरस है तो उसके बच्चे में ये पहुंच सकता है उसके गर्भ से, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड या रिलेटेड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी ये फैल सकता है। सिम्टम्स में माइल्ड फीवर, रैश, मसल या ज्वाइंट पेन, बेचैनी या हेडेक हो सकता है। 3 से 14 दिन ये वायरस लेता है शरीर में खुद को मजबूत करने में, और 2 से 7 दिनों में इसके सिम्टम्स आते हैं। WHO कहता है कि ज्यादातर केसेस में इसके अच्छे सिम्टम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, इसलिए डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ना तो इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है और ना ही कोई वैक्सीन है। तो जो सिम्टमेटिक क्योर होता है वही दिया जाता है। बुखार है तो बुखार की दवा दे दो, ज्वाइंट पेन है तो उसकी दवा दे दो, यही करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोनालू फेस्टिवल के बारे में है। देखिए बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है वहां पे तेलंगाना में। तो जो माँ जगदम्बा टेम्पल है जहां पर लोग जाते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, उसका रास्ता काफी सकरा है, और कोविड-19 प्रोटोकॉल में लोगों का वहां तक सेफ जाना, वायरस का स्प्रेड ना होना, ये एक चैलेंज है वहां पर जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में आया। जो बोनालू है ये काफी पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल है, जो जगदम्बिका टेम्पल है गोलकोंडा फोर्ट में तेलंगाना में, वहां पे सेलिब्रेट करते हैं इसको। तेलंगाना का ये स्टेट फेस्टिवल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब तेलंगाना में तो किया ही जाता है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है। जो बोनालू वर्ड है ये एक्चुअली में भोजनालू से निकला है। तो भोजनालू का बिगड़ा हुआ रूप है बोनालू, हिंदी में बोले तो अपभ्रंश है। इसका मतलब होता है फूड। ये वो फूड है जो लोग मां जगदम्बिका को देते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं, जो उन्होंने लोगों पर कृपा बरसाई है उसके लिए। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये आषाढ़म के महीने में होता है। आषाढ़म मतलब आषाढ़ का महीना। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो ये जुलाई और अगस्त के बीच में पड़ेगा। तो देखिए आषाढ़ का जो महीना होता है, ऐसा माना जाता है कि जो तेलंगाना है या जो वो टेम्पल का पूरा रीजन है वो मां जगदम्बिका का मैटरनल होम है। वो वहां पर आती हैं इस आषाढ़ के महीने में, तो लोग उनको वेलकम करने जाते हैं और उनके लिए ऑफरिंग्स लेकर जाते हैं, अपना प्यार और अफेक्शन दिखाने के लिए कि उनकी बेटी उनके घर आई है, तो वो उनको ऑफर करते हैं खाना वगैरह और उनकी पूजा करते हैं। तो खाने में होता ये कि गुड़, चावल और दूध को मिलाकर वो एक डिश बनाते हैं जो वो उनको ऑफर करते हैं। उसको वो एक घड़े में सजा वजा के सिर पे रख के महिलाएं लेके जाती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल
ग्रेवेलिया बोरो के बारे में है, ग्रेवेलिया बोरो, ठीक है। रिसर्चर्स ने भी हाल ही में स्पाइडर की 2 स्पीसीज डिस्कवर की हैं। पहले का नाम है ग्रेवेलिया बोरो और दूसरे का नाम है डेक्सिपस क्लेनी। ये वेस्टर्न आसाम का जो चिरंग रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे मिला है। दोनों के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। ग्रेवेलिया बोरो जो है ये बरो स्पाइडर है। बरो स्पाइडर मतलब जमीन के नीचे चलते हैं, ये जमीन के नीचे रहते हैं। 184 स्पीसीज हैं नेमेसिडियाई फैमिली की वर्ल्ड वाइड, उन्हीं में से एक है। फैमिली का नाम याद ना रहे परेशान मत होइएगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि बरो स्पाइडर है ये 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन के नीचे, जो सैंडी लोम सरफेस होता है, जो नरम मिट्टी होती है, उसके नीचे ये जाके रहते हैं, ठीक है। ग्रेवेलिया बोरो जो है ये बोडो कम्युनिटी ने इसको नाम दिया है, जो कि आसाम में पाई जाती है बोडो कम्युनिटी ना। डेक्सिपस क्लेनी की बात करें तो ये ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इनको यहां पे डिटेक्ट किया गया है। इनका डिस्क्रिप्शन एक स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडोनेशिया के सुमात्रा में दिया था 129 साल पहले। अभी ये पहली बार इधर देखे गए हैं आसाम में, ठीक है। इन्हें ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर इसलिए बोल रहे हैं कि वैसे तो ये बहुत धीमे चलते हैं, बट 25 मिलीमीटर तक की जंप लगा के ये अपने प्रे के ऊपर हमला करते हैं, तो ये नाम इन्हें इसलिए दे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अभी इनॉग्रेट किया है ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एईओ एप्लीकेशंस। समझिए ये है क्या। देखिए, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है उन्होंने 2005 में एक फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड तैयार किया। होता यह है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसके लिए एक पूरा इंफ्रा फ्रेमवर्क रहता है, एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है जिससे वो सामान गुजरता है। इस बीच सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके सिक्योरिटी का। इसके लिए कई तरीके के सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ताकि टेररिज्म का इन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मीन्स है इनका इस्तेमाल टेरर के पर्पज से ना किया जा सके, कोई इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो। इन सब चीजों को रोकने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इससे काफी समय बर्बाद होता है। तो डब्ल्यूसीओ ये चाहता था कि जितनी भी एंटिटीज इस पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चेन में इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल ट्रेड चेन में, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी फॉलो करें ताकि हम स्पीड अप कर सके पूरे प्रोसेस को। हमें पता हो कि ये रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हमने किसी को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दे दिया, मतलब वो ऑपरेटर इस बात को इंश्योर करेगा कि वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है उनको फॉलो करता है। आप जब मर्जी आके चेक कर लो, आप उनका जो भी सामान है उसे स्पीड अप कर सकते हो क्योंकि वो बेसलाइन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो 2005 से इसे शुरू किया गया है। एईओ ये जो प्रोग्राम है इसे 2007 में एप्लीकेबल किया गया सेफ फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है। तो सेफ फ्रेमवर्क तो 2005 में आ गया था, उसके तहत एईओ प्रोग्राम लाया गया 2 साल बाद 2007 में। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर मतलब साफ है, एक ऑपरेटर कहता है कि देखिए आप मुझे ऑथराइजेशन दे दीजिए, आपने जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताए हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, आपकी जब मर्जी आके चेक कर लेना, बट मेरा सामान जल्दी जल्दी आप पास कर दो जो भी सिक्योरिटी चेक्स हैं उनसे। तो इससे स्पीड अप हो जाएगा ना काम। इसी उद्देश्य से इसे किया गया है ताकि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है सिक्योरिटी की वो एक तो सेफ हो जाए, दूसरा काम स्पीड अप हो जाए। वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोग्राम है। कोई ऑपरेटर इसे कंप्लाई करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो जो फिर कन्वेंशनल सिक्योरिटी चेक्स हैं वो सारे फॉलो होंगे, ठीक है। जो भी एंटिटी एंगेज्ड हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जिन्हें कस्टम अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, कंप्लायंस फॉलो करना होता है, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। बेनिफिट्स ये है कि जो क्लियरेंस टाइम है वो कम हो जाएगा, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उनका फ्यूअर एग्जामिनेशन किया जाएगा, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और सप्लाई चेन के जो भी पार्टनर्स हैं उनका आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेफ फ्रेमवर्क 2005 में आया, डब्ल्यूसीओ की काउंसिल ने इसको अडॉप्ट किया ताकि सेफ कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन हो और जो ट्रेड है उसे फैसिलिटेट किया जा सके। कैसिनी मिशन 4th स्पेस प्रोब था, मार्स को विजिट करने वाला पहला था, उसके ऑर्बिट में एंटर करने वाला। जीका वायरस डिसीज ये ट्रांसमिट होती है प्राइमरली एडीज मॉस्किटो से, मेनली एडीज एजिप्टी से। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। सेशन की पीडीएफ ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।